Hello students, good morning. So today we are going to discuss सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास में आज अपन क्या डिस्कस करेंगे, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम। कल के लेक्चर तक अपन ने लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में बात करी, अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी, मोमेंट ऑफ मास निकालना हमने सीखा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है ये पता किया, सेंटर ऑफ मास क्यों बनाया गया कंसेप्ट और क्या होता है, ये सब बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। So let's start a new heading, planar mass discrete system या planar discrete mass system, जैसे भी लिखना चाहें। प्लेनर डिस्क्रीट नाम से क्लियर है, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम यानी कि एक ऐसा मास सिस्टम जो कि एक प्लेन में है। अब वो प्लेन एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है, कोई सा भी एक प्लेन, ठीक है। और डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट यानी कि बिखरा हुआ है वो मासेस अलग अलग जगह पे। चलो भाई, इसको अगर अपन देखना चाहें तो ये कैसा दिखेगा। लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है और लेट्स से कि ये वाई एक्सिस है, और सपोज करिए कि एक मास आपका m1 यहां पे है, लेट्स से कि दूसरा मास m2 यहां है, लेट्स से कि तीसरा मास m3 यहां है, और लेट्स से कि चौथा मास m4 यहां है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे मासेस हैं ऐसे, तो कहीं पे भी रैंडमली यार ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बहुत सारे हैं ऐसे पार्टिकल, इसमें बहुत सारे हैं। तो भाई मैं टोटल मास तो बोल रहा हूं m, लेकिन जो टोटल मास m बनेगा ये देखो छोटे छोटे मासेस से मिलकर के बनेगा। m1 का यहां पे पड़ा है, ठीक है, मान लो m2 यहां है, m3 यहां मान लो, और m4 यहां पे कहीं पे है, ठीक है। समझाने के लिए चार पार्टिकल्स बहुत हैं, चार मासेस बहुत हैं। तो अब होगा क्या, इस एक्स वाई प्लेन पे, मैं कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स वाई प्लेन। तो भाई इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पे कहीं पे होगा, यहीं पे कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होगा। ओके, तो भाई लेट्स से कि मैंने बोल दिया कि सपोज, मुझे पता नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट, मैं देख करके बता भी नहीं सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए इस कंसेप्ट को, लेट्स से कि मैंने मान लिया कि भाई लेट्स से कि मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आएगा सपोज, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि ये कौन सा पॉइंट है, रेड पॉइंट जो है मेरा सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा रिलेट करो, जब लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम पढ़ा था हमने, तो हमने एक्स एक्सिस पे मास को डिस्ट्रीब्यूट किया था, हाँ या ना। वाई एक्सिस को हमने रेफरेंस एक्सिस माना था, हाँ या ना। तो अलग अलग मासेस का हमने मोमेंट लिया था और हमने उसको एक साथ क्या बोल दिया था कि भाई मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और वहीं पे ही देखो, मैं रिकॉल कराता हूं, ये हमने एक्स एक्सिस लिया था, ये वाई एक्सिस लिया था, इसको हमने क्या बोल दिया था, दिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस, ठीक है ना। एक मास m1 यहां, एक m2 यहां, m3 यहां, एंड अप टू सो ऑन, अप टू mn, ठीक है ना। और हमने क्या बोल दिया था कि लेट से कि यहां पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये शायद मैंने अलग से एक्सिस बना करके आपको बताया हो कि यहां पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपने क्या किया था, ये जो दूरी मिली थी XUM, यही तो फाइंड आउट करी थी हमने। एनालॉजी क्रिएट कर पा रहे हैं 1D में और 2D में। तो जो बातें हमने 1D में करी थी, अब वो बातें हम 2D में करेंगे। तो 1D में जब हमको सेंटर ऑफ मास पता करना था, तो हमें केवल एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आ रहा था ना बेटा, हमें केवल वही चाहिए था। लेकिन अब बात आ जाती है 2D पे। अगर 2D में हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, अच्छा फिर मैं वही वाली बात बताता हूं, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम पढ़ रहे हैं क्या अपन, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना देख रहे हैं अगर सिस्टम ऐसा हो तो। और अगर सिस्टम ऐसा है, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा, क्या उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, एक कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे, हाँ या ना। तो यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, XUM, YCUM। बोलो हाँ या ना, समझ में आई इतनी बात। एनालॉजी क्रिएट कर पाए हम 1D में और 2D में।
तो अब हमारे लिए आसान हो गया है कि भाई ओके दिस इज द सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड। तो यानी कि एक लाइन यहां ड्रॉप होगी और एक लाइन यहां ड्रॉप होगी। भाई एक लाइन यहां पे ये कुछ इस तरह से यहां ड्रॉप होगी और एक लाइन ये यहां पे कुछ इस तरह से ड्रॉप होगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा सेंटर ऑफ मास हम किसी ना किसी रेफरेंस एक्सिस के थ्रू ही बोलेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किससे निकलेगा, मोमेंट ऑफ मास। और मोमेंट ऑफ मास कब डिफाइन है, जब रेफरेंस एक्सिस डिफाइन है। तो जब हम एक्सयूएम निकालेंगे, है ना, यानी कि जब मैं एक्सयूएम वाला कोऑर्डिनेट निकालूंगा तब मेरे लिए रेफरेंस एक्सिस क्या होगी, वाई। और जब वाईसीयूएम निकालूंगा तब मेरे लिए रेफरेंस एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस। और ऐसा ही मुझे किस किस पे करना है, हर एक पार्टिकल पे। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम को इक्वेट करूंगा मैं मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट मास से विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस ऑब्वियसली। और उनको इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, एक्सयूएम और वाईसीयूएम। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको, लेकिन है कुछ भी नहीं। एक्सयूएम का जो फॉर्मूला है वही वाईसीयूएम का फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। चलो भाई, तो एक्सयूएम कैसे निकाला था हमने, सबको याद है। देखो यहां पे इधर मैं पॉइंट गिराता हूं, ठीक है, ये इधर M3 के लिए और ये M4 के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये यार अपन ने कोई ग्राफ मतलब स्केल पे तो अपन ने मेजर किया है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, लेट्स मार्क द कोऑर्डिनेट। सपोज M1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1, M2 का है x2, y2, इसका है x3, y3 और M4 का है x4, y4। लेट्स से कि ये इनके कोऑर्डिनेट है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो कोऑर्डिनेट मार्क करने में। तो अब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमें क्या देखना है, इनका मोमेंट निकालना है। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक्सयूएम को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पे m1x1 प्लस m2x2 एंड अप टू mnxn, क्योंकि भाई बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है ना। इनको मैं किसके इक्वेट करूंगा, इनको क्या मैं इस पॉइंट मास के, और मैं पॉइंट मास को क्या मान करके चलूंगा कि पॉइंट मास ऐसा पॉइंट है इसमें सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है, यानी कि कैपिटल M लिखूंगा, कैपिटल M को फिर तोड़ के लिखूंगा तो डायरेक्टली लिख देता हूं M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन अप टू Mn, और यहां पे क्या लिखूंगा XCOM, ठीक है। तो इसी तरह से ये जैसा इक्वेशन लिखी है, क्या इसी तरह से मैं YCOM के लिए लिख सकता हूं। तो भाई YCOM के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा यहां पे M1y1 प्लस M2y2 अप टू MnYn, दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ द पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। दोनों लाइन को समझो, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पहले मैंने किसका मोमेंट लिखा, M1 का, किसके रेस्पेक्ट में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। फिर ये यहां पे मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, किसके बराबर किया, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन। तो ये एक्सयूएम जो पोजीशन है ये किसके रेस्पेक्ट में है, एक्सयूएम पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और YCOM जो है किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना भाई। तो अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो XUM अपने पास कितना आएगा इस वाली इक्वेशन से, M1x1 M2x2 अप टू MnXn अपॉन M1 प्लस M2 अप टू Mn। इसी तरह से आप YCOM क्या लिख सकते हो, M1y1 प्लस M2y2 प्लस MnYn अपॉन M1 प्लस M2 अप टू Mn, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये। तो XUM और YCOM यानी कि मुझे
यानी कि मुझे XUM और YCUM से क्या पता चला कि XUM का मतलब तो क्या आया कि मेरा सेंटर ऑफ मास Y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। XUM क्या बता रहा है, ये X एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी, यानी कि ये, तो ये जो मेरी रेफरेंस एक्सिस थी उससे कितनी दूरी पे है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी तो आ गई। अच्छा ओके, यहां पे कहीं पे आया XUM, बहुत बढ़िया। YCUM क्या बता रहा है मुझे कि मैं X एक्सिस से कितना ऊपर हूं, है ना, तो YCUM आया ये ऊपर ऊपर कहीं पे यहां पे, यानी कि YCUM मेरा कहां पे आ गया ये। अब यहां से ये लाइन सीधी लेकर के आऊं और ये लाइन सीधी लेकर के आऊं, तो मुझे क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे, XUM के और YCUM के। सो यही कोऑर्डिनेट मेरे क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास के इस पर्टिकुलर प्लेन पे। तो अब देखो, ये समझना कोई बड़ी चीज नहीं थी कि प्लेनर में, मतलब प्लेनर डिस्क्रीट सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके X और Y कोऑर्डिनेट होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो बड़ी चीज ये थी लिखना। अगर ये लिखना आपको आता है तो यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, ये लिखना आना चाहिए। तो ये मैं दोबारा बोल देता हूं, M1 X1 M2 X2, ये मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने Y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस माना। मैं लिख दूंगा यहां पे इस पूरे केस के लिए मैंने क्या किया है, रेफरेंस एक्सिस क्या है, रेफरेंस इज इक्वल्स टू Y एक्सिस, ठीक है ना, और इस केस में रेफरेंस एक्सिस क्या है, X एक्सिस, ठीक है। तो ये भी मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, ये भी मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। अंतर कहां पे आ गया, ये विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस है और ये विद रिस्पेक्ट टू X एक्सिस है। यहां पे सम ऑफ द मास है, यहां पे भी सम ऑफ द मास है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां पे जो पोजीशन आ रही है ये विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस है, ये वाली पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू X एक्सिस है, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फिर अपन ये बात लिख ही सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं और कैसे लिख सकता हूं, देखो मॉडिफाई करके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ MI XI अपॉन समेशन MI, और इसको कैसे लिख सकता हूं, समेशन MI YI अपॉन समेशन MI। सबको विजिबल है बेटा पीछे तक, ठीक है। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो नोट करो, और इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इस पे। चलो इनको लिख और लेते हैं ताकि आप लोग को भूलेंगे नहीं कभी इसको। तो भाई हमने क्या पता किया है अभी, अरे हाँ बेटा ले रहे हैं एग्जाम्पल, लिख लो वरना भूल जाओगे इसे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर प्लेनर discrete mass system is equals to XCOM, YCOM, ठीक है। फिर हमने जो XCOM पता किया था दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम with respect to WRT माने with respect to Y axis divided by total mass। इसी तरह से हमने YCOM जो पता किया है that is equals to moment of mass of a system with respect to X axis divided by total mass, ठीक है। क्या वाली बात हमें समझ में आती है। और हमने यहां पे क्या किया है, X मतलब अब तो क्लियर ही हो गए बेसिकली, ठीक है। जो चीज हमने यहां इक्वेशन के फॉर्म में लिखी थी उसी चीज को मैंने यहां थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपके सामने लिख दिया है। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताइए, कोई भी डाउट हो। प्लेन था, प्लेन में हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया और सेंटर ऑफ मास को पता कर लिया, पोजीशन को पता कर लिया। हमारा एम क्या था, हमारा एम था
पोजीशन पता करना सेंटर ऑफ मास की प्लेनर डिस्क्रीट सिस्टम में, तो वो हमने यहाँ पे एक्सयूएम और वाईसीयूएम की कोऑर्डिनेट पता करे, उनको कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने यहाँ पे देखा। ओके, अगर ये समझ में आया तो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं अब, और देन वी विल मूव ऑन विथ 3D डिस्क्रीट मास सिस्टम। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। क्या रब कर सकता हूं मैं पूरा? ओके, सो नाउ दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। यहां पे क्या बोला गया? 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg आर प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेस A, B, C and D of a square side of 1 meter. Find the position of center of mass of the particle. देखो, मैंने आपको यहाँ पे लीनियर मास सिस्टम का कोई एग्जाम्पल नहीं कराया था, तो जानबूझ के, क्योंकि 1D और 2D बेसिकली 3D भी ऐसे तो सेम ही है, लेकिन 2D का अगर अपन एग्जाम्पल करेंगे तो 1D का एग्जाम्पल भी उसके साथ साथ में क्लियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है किसका? एक स्क्वायर का। तो पहले चलो एक स्क्वायर बना लो। ठीक है, और स्क्वायर है तो सारी की सारी साइड कितनी होंगी? 1 मीटर गिवन है, यहां पे 1 मीटर की सारी साइड्स हैं। दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। ओके, अब यहां पे क्या बोला गया है कि ए पे यहां पे कितना है? 1 kg, यहां पे कितना है? 2 kg, यहां पे 3 kg और यहां पे 4 kg का मास यहां पे रखा हुआ है। यानी कि स्क्वायर के चारों कोनों पे अलग अलग वेट पड़ा हुआ है। तो हमने वो एग्जांपल देखा था जिसमें स्क्वायर प्लेट को हम बीच में से भी उठा लेते थे और चारों में से भी उठाते थे, चारों एजेस से भी, और बीच में भी रस्से डाल के उठाते थे तो ऊपर आता था। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म था, उसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, ज्योमेट्री डिफाइन थी। यहां पे ज्योमेट्री डिफाइन है, शेप डिफाइन है, साइज डिफाइन है, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। और मैंने कहा था इफेक्ट ऑफ फोर्स मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। अब यहां 1 किलो, यहां 2 किलो, यहां 3 किलो, यहां 4 किलो, तो अगर मैं सेंटर से उठाऊंगा तो जिधर की तरफ वेट ज्यादा होगा वो झुक जाएगा। तो इसमें अपने को क्या करना है? एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इसका क्या हो? सेंटर ऑफ मास हो। अच्छा, क्वेश्चन को इनिशिएट करने के लिए अगर मैंने बोल दिया, लेट्स से कि मैंने बोल दिया कि भाई सेंटर ऑफ मास यहां इस पॉइंट पे कहीं पे है, सो दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास। अब ये आपको क्या दिख रहा है? क्या ये एक प्लेन है? अगर ये एक प्लेन है तो यानी कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होनी चाहिए। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, यानी कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस होनी चाहिए। और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं? ओरिजिन। यानी कि मैंने क्या किया? मैंने इस स्क्वायर बॉक्स को मैंने एक किस पे रख दिया है? ग्राफ के ऊपर, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, तो अब क्या करना है? यानी कि अब मुझे अगर ये वाले कोऑर्डिनेट पता चल जाएं तो इन कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा? एक्स सी ओ एम कॉमा वाई सी ओ एम, है ना? और एक्स सी ओ एम वाई सी ओ एम मेरे को निकालना बहुत अच्छे से आता है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स सी ओ एम। तो भाई क्या? किसके रेस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ओके, तो मेरे पास 4 मासेस हैं, लेट्स से M1, ये M2, ये M3 और ये M4। 4 मासेस हैं मेरे पास। तो पहले मैं किसके रेस्पेक्ट में काम करूंगा? एक्सयूएम निकालूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ओके, अच्छा भाई यहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे यार? यहां पे आपको कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं पता सर, लेकिन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट तो लगाओ। ये ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। अच्छा, इस स्क्वायर की साइड 1 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स एक्सिस पे है केवल पॉइंट, तो यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1,0। वाई में तो 0 है। ये वाला कोऑर्डिनेट 1,1
और ये वाला कोऑर्डिनेट 0,1। अरे यार, कोऑर्डिनेट लिखने तो आते हैं ना, बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेट लिखना तो, ठीक है। अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, किसी को भी डाउट हो तो वहां से लेक्चर दोबारा देख सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख लिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक्सयूएम को मुझे पता करना है, यानी कि एक्सयूएम में जो कैसे पता चलेगा, यहां से ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो दूरी है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाली दूरी, तो ये मुझे कैसे मिलेगी, वाई एक्सिस को अगर मैं रेफरेंस एक्सिस मानूंगा तो चलो भाई, तो एक्सयूएम कैलकुलेट किया मैंने, m1 इंटू क्या होगा, m1 इंटू 0, ओके। फिर m2 इंटू x2, तो x2 तो कितना आ रहा है, 1 है, सो m2 इंटू 1 प्लस m3 इंटू 1 प्लस m4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बेटा इन कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, इसको x3 y3 मानो, और इसको x4 y4 मानो, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये देखो, ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो m2 कितना है 2 kg, सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस m3 कितना है 3, सो 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो ये आगे आपकी एक्सयूएम की पोजीशन, यानी कि 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है ना। तो चलो अभी चलने दो, अभी नहीं रब करता मैं, ठीक है। ये तो क्या निकला एक्सयूएम, ओके। अब वाईसीयूएम मुझे कैलकुलेट करना है, तो देखो कोशिश करता हूं मैं इसी जगह पे कैलकुलेट हो जाए वाईसीयूएम। तो दिख रहा है बेटा सबको ये डायग्राम यहां पे, चलो वाईसीयूएम अगर मैं लिखूं तो कितना होगा, m1 इंटू y1 यानी कि m1 इंटू 0 प्लस, अब मैं m2 डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 है ना, m2 इंटू y2 ये भी 0 है, प्लस m3 लिख रहा हूं मैं 3 इंटू y3 जो कि 1 है, प्लस m4 लिख रहा हूं मैं 4 और y4 कितना है 1, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 कितना आया था अपना ये 10। अब देखो यहां ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या 7/10। सो YCOM इज इक्वल्स टू 7/10 और इसको मैं बोल सकता हूं 0.7, ठीक है ना। और ये जो है सब कुछ अपने को मीटर में है पता, तो दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे XCOM और YCOM के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब क्या मेरे को पॉइंट यहां पे रखना है, नहीं, अब मैं अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग अपना XCOM और YCOM को यहां पे लगाऊंगा। तो भाई XCOM कितना आया 0.5, यानी कि अगर यहां से यहां तक की दूरी 1 है तो इसके बीचों बीच 0.5, ओके। सो दिस इज माय 0.5 XCOM। और YCOM कितना है 0.7, अगर यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक कितना है 1 है, तो यहां आधे पे 0.5, 0.6, 0.7 यहां पे कहीं पे, चलो भाई मान लिया कि यहां पे कहीं पे 0.7 होगा। तो क्या करना है अपने को, ये लाइन आगे बढ़ाई और ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ाई, ये पॉइंट मिल गया, एंड दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ मास। और क्या कोऑर्डिनेट देंगे 0.5, 0.7, और ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है आपका। इजी था, कोई भी दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। क्या किया अपन ने, प्लेन फाइंड आउट किया, पता चल गया एक्स वाई प्लेन है, XCOM लगाया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, YCOM लगाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दिस एंड दिस। यहां से
दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गए, दोनों कोऑर्डिनेट को यहां पे मार्क कर दिया, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, और अब अपन बात करेंगे 3D डिस्क्रीट मास सिस्टम की। तो हेडिंग डालें आप लोग 3D डिस्क्रीट मास सिस्टम। क्या होगा इसका मतलब 3D डिस्क्रीट मास सिस्टम का? अभी तक 1D और 2D में चल रहे थे अपन, अब 3D में आ गए, यानी कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है ना। 3 एक्सिस के बारे में अब अपन बातें करेंगे। ओके, तो अब देखो क्या होगा। और डिस्क्रीट ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है अलग अलग जगह पे। और z एक्सिस कुछ ऐसे बाहर निकल रही होगी, तो उसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे, दिस इज योर z एक्सिस। अब यहां पे ना मास ऐसे कहीं पे बीच में बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है ना। थोड़ा मास यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है 3D में। तो क्या इसके लिए अलग चीज होगी? कुछ भी नहीं। अगर आपने क्या बोला, अब देखो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी अगर अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। बेटा इधर ध्यान दो, बेटा बिल्कुल इधर। अब देखो ये मास यहां है, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, तो ये कैसा है? 3D में है ना। अगर ये मास M1 यहां, M2 यहां, M3, M4, M5, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस यहां पे पड़े हुए हैं, सिस्टम है एक मास का 3D में बिखरा हुआ मास, क्या हर एक मास का x में, y में और z में कोऑर्डिनेट होगा? हाँ या ना? x में, y में, z में कोऑर्डिनेट होगा, और उनका यहीं कहीं बीच में एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हो रहा होगा। तो लेट्स से कि वो पॉइंट सपोज यहां पे है। अब ये है तो कहीं बीच में, लेकिन ग्राफ पे अपने को यहां पे कहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज भाई बोर्ड तो 2D है, बोर्ड थोड़ी ना 3D है। मतलब ये जिस प्लेन पे मैं लिख रहा हूं ये तो 2D है। ओके, तो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, और अगर आप बोल रहे हो कि ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके x में, y में और z में कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि XUM, YCUM और ZCUM, ये आपको पता होने चाहिए। तो क्या दिक्कत है, लिख देंगे। XUM क्या लिखते हैं अपन? MIXI। उसी तरह से YCUM आप क्या लिखते हो? MIYI अपॉन समेशन MI। और ZCUM क्या लिख दोगे आप? समेशन MI ZI अपॉन समेशन MI। एंड ऑब्वियसली यार ये वाली बात तो ध्यान रखना, I जो है 1 से n तक है ना। I कहां से कहां तक है? 1 से n तक है, ये भी लिख लो। ठीक है, तो ये दोनों लिखने तो आते हैं, ये भी लिख लोगे। M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 अप टू Mn Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ये जो आप कर रहे हो Z एक्सिस पे, ठीक है ना, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, वही हर एक मास होगा, इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट लेना है और वहां पे लिख देना है। कोई दिक्कत इसको भी समझने में? तीनों कोऑर्डिनेट आप लिख दोगे यहां पे। तो मैंने आपको, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था, कि अगर आपको लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम समझ में आ जाता है कि मोमेंट ऑफ मास का फंडा क्या है, कैसे सिस्टम के मोमेंट को एक पॉइंट मास के मोमेंट से इक्वेट करके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलती है, तो आपको आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो 2D में अपने को टाइम नहीं लगा, 3D में भी अपने को टाइम नहीं लगा। लेकिन देखो 3D में एक और अच्छी चीज है जो मैं बताता हूं। देखो, नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अ कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर।
अगर 3D डिस्क्रीट सिस्टम दे दिया जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि भैया ये एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तब आपको अगर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, यानी कि वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए और तब सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, तो क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो देखो यहां पे दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे एक सिस्टम है ना, और वो सिस्टम क्या है, अब मैं जहां पे बनाऊंगा वो आपको दिखेगा x और y प्लेन में, बल्कि होगा वो कहीं यहां बीच में। भाई ये जो z एक्सिस है, ये z एक्सिस कैसे निकल रही है, यहां पे कैसे निकल रही है, ऐसे बाहर, ठीक है ना, ऐसे मेरा हाथ यूं मान लो, ये ऐसे निकल रही है z एक्सिस बाहर। तो अब अगर ये z एक्सिस ऐसे बाहर निकल रही है तो जो भी मास होगा वो कहीं पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना, यहां पे कहीं पे कंसंट्रेटेड। समझ पा रहे हो ना यार, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। ये z एक्सिस ऐसे बाहर, तो ये इलाका है बस आपका, इतना इलाका। तो अब मान लो इस इलाके में कोई आपको एक बॉडी दिख जाती है, लेट्स से कि ये एक बॉडी है जो आपको यहां पे दिखी, और ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर एक m मास की बॉडी है तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी। तो लेट्स से कि ये m1, लेट्स से ये यहां पे कुछ m2, और लेट्स से ये यहां पे कुछ m3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे और भी पार्टिकल होंगे, ठीक है ना। मुझे समझाने के लिए 3 पार्टिकल की जरूरत है एंड दैट इज एनफ फॉर मी। अब देखो क्या हुआ होगा, यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया गया है आपको r1 वेक्टर, है ना, और m2 को थोड़ा सा ऐसे लेकर के आए कि ये r1 वेक्टर, और ये लो आपका ये हो गया यहां पे r2 वेक्टर, और ये वेक्टर यहां जो जा रहा है लेट इट बी r3 वेक्टर, ठीक है ना। ये 3 वेक्टर हैं आपके पास, और तीनों ही जगह पे कुछ कुछ मासेस हैं छोटे छोटे, और ये बिखरे हुए हैं। ये ऐसा नहीं मैंने ये बॉडी बना दी है तो ये आप इसको माने कि ये एक साथ है, नहीं, एक साथ नहीं है। मैंने एक एरेना क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर अलग अलग जगह पे बिखरे हुए कुछ मासेस हैं जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, और ऐसे ही और भी बहुत छोटे होंगे, अप टू mn, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या, हर एक मास है और हर एक मास के साथ उसका एक पोजीशन वेक्टर आपको यहां पे दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और मैंने मान लिया कि लेट्स से कि वाला पॉइंट ये है, कौन सा है पॉइंट, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया जिसपे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, यानी कि मास का सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ मास है। और कौन सा पॉइंट है, ये वाला है। बहुत बढ़िया साहब। तो यानी कि इस वाले पॉइंट को अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करनी है तो मुझे वो वाला पोजीशन वेक्टर पता करना पड़ेगा जो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे जाता हो, और उस पोजीशन वेक्टर को मैंने नाम दे दिया क्या, आर वेक्टर। तो बेसिकली आरसीओएम जो होगा वो ऐसा पोजीशन वेक्टर होगा जो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएगा, है ना। समझ में आ रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है। जहां कहीं भी डाउट हो क्लियरली पूछना। अभी तक कोई नई चीज नहीं पढ़ी, अपन ने सिर्फ वेक्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो अभी है। बहुत बढ़िया साहब। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, बहुत छोटी सी चीज। हम जब वेक्टर पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां से यहां तक की दूरी r1 वेक्टर, यहां से यहां तक की दूरी r2 वेक्टर, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r, यानी कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। लेकिन हम r1 वेक्टर को, अगर ये केवल x और y प्लेन है, देखो प्लेन चेंज कर रहा हूं मैं, वहां पे 3D था, ये 2D पे आ गया हूं मैं अभी, ठीक है ना। लाना चाहो तो इसको भी 3D पे ले आओ, चलो ले आओ, ये लो z एक्सिस, ठीक है ना। फिर लेकिन ये हटाना पड़ेगा,
अभी थोड़ी देर के लिए। तो अपन क्या करते थे, अगर मैं आपसे पूछता था बेटा मुझे बताओ इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हैं, तो आप बोलते थे सर x1, y1, z1। बेटा इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। मैं बोलता था बेटा r1 वेक्टर की इक्वेशन लिखो, तो आप बोलते थे सर x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, है ना। ओ सॉरी y1 हो गए, x1 y1 z1, ठीक है ना। फिर मैं आपसे पूछता था r2 वेक्टर की बताओ इक्वेशन, तो आप क्या बोलते थे सर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। सेम काम यहां कर दो यार, क्या दिक्कत है। यही सेम चीज अपन यहां पे करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा m1 के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो जब अपन ने 2D पढ़ा था तो अपन एक एक्सिस यहां एक यहां ड्रॉप करते, तो अब एक और बाहर भी आएगी, एक यहां नीचे, एक यहां और एक यहां बाहर। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2, z2, कॉमा लगा लेना, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x3, y3, z3। बोले इतनी बात भी क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताइए RCOM कितना होगा, कितना RCOM, तो भाई सर बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, हम पहले इंडिविजुअल मासेस का, अरे मैं लिखने में डायरेक्ट लिख दूंगा लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। देखो मैं इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट लेता हूं, पहले m1 का मोमेंट लिया, है ना। तो m1 का मोमेंट भी कैसे लूंगा मैं, r1, ये दिख रहा है ना r1 वेक्टर किसके लिए है, m1 के। तो क्या होगा, ये लो m1 का मोमेंट m1 r1, फिर m2 का मोमेंट m2 r2, फिर m3 का मोमेंट m3 r3 एंड अप टू सो ऑन अप टू mn rn वेक्टर, हाँ या ना। तो ये क्या हुआ, दिस इज मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। पूरे सिस्टम का मोमेंट हो गया है। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, क्या ये टोटल मास के बराबर होना चाहिए, और टोटल मास क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn और मल्टीप्लाई बाय RCOM, यानी कि जो मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताए, तो ये लो RCOM। तो यानी कि RCOM कितना हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। अगर हम अच्छे से देखें तो फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आया, x1 की जगह r1 आ गया, या y1 की जगह r1 आ गया, या z1 की जगह r1 आ गया, हाँ या ना। अगर xCOM, yCOM और zCOM की मैं बात करूं तो, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन और अच्छे से भी लिख सकते हैं, कैसे, RCOM इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ mi ri अपॉन समेशन ऑफ mi। ये लिख लिया करना भाई, i बराबर 1 से n, समेशन लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया किसके लिए, अगर हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मास डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया हो डिस्क्रीट फॉर्म में, 3D डिस्क्रीट फॉर्म में, तो हमने ये बना लिया फॉर्मूला। क्या मैं इसको और अच्छे से एक्सपेंड कर सकता हूं, क्योंकि बेटा कई किताबों में तो क्या यहां तक लिख करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिए x y z, तो आप r1 की इक्वेशन पूरी लिखोगे, r2 की पूरी लिखोगे, r3 की पूरी लिखोगे। चलो इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पूरा आगे और लेकर के चलते हैं अपन इसे। चलो तो अगर मैं आपसे यहां पूछूं, देखो थोड़ा मुझे उधर आना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मैं रब कर सकता हूं, क्यों बेटा, लिख लिया ये सब इधर का पार्ट, रब कर रहा हूं इधर का पार्ट, है ना। ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं,
इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में तो हमने इसको ऐसे लिखना देख ही लिया है, अब इसको और थोड़ा सा अपन एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिखते हैं, चलो। RCOM इज इक्वल्स टू M1, ये यार बहुत लंबा जाएगा, ये यहीं से लिखते हैं। RCOM बराबर M1 इंटू, अब देखो R1 को मैं क्या लिख रहा हूं, X1 I कैप Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप प्लस M2 इंटू X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल मास, और टोटल मास तो क्या है M1 प्लस M2 अप टू Mn, इधर भी लिख लेना अप टू Mn और Xn I कैप प्लस Yn J कैप प्लस Zn K कैप, लिख लोगे इतना तो आगे। ओके, तो अब देखो इसको मैं तोड़ रहा हूं, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं और तोड़ रहा हूं, तो देखना क्या होगा। बेसिकली जो मैं अभी यहां कर रहा हूं काइंड ऑफ अ प्रोटोटाइप समझ लो, क्योंकि ऐसा ही आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऐसी ही अप्रोच लगानी होगी, ठीक है ना। तो देखो RCOM, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं M1 X1 I कैप प्लस M2 X2 I कैप, ये अप टू X में, है ना, यहां लिख देते हैं अप टू Mn Xn I कैप प्लस M1 Y1 J कैप प्लस M2 Y2 J कैप प्लस Mn Yn J कैप, फिर प्लस M1 Z1 K कैप प्लस M2 Z2 K कैप प्लस Mn Zn K कैप, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 अप टू Mn। बोलो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अपने? मैंने क्या किया, पहले M1 को सारे I कैप वालों से मल्टीप्लाई करा लिया, तो X1 I कैप, X2 I कैप, है ना, X3 I कैप ऐसे, फिर उसके बाद J कैप वालों के साथ रख लिया M1 M2 को, फिर उसके बाद K कैप वालों को, यानी कि बेसिकली मैंने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया, मैंने कोई नई चीज नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया है, तो ये आ गया अपने पास। अब अगर आप ढंग से देखो तो क्या M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 XUM होता है, फिर M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस Mn Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 YCUM होता है, फिर ये ZCUM होता है। यानी कि मैंने क्या किया, RCOM बराबर मैंने ऐसे लिख दिया XCOM I कैप YCOM J कैप प्लस ZCOM K कैप, ऐसे लिख दिया मैंने इसको यहां पे, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहां पे आई कैप क्यों लगाया है, बहुत बच्चों को यहां पे डाउट हो जाता है। XCOM होता क्या है, M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, अगर मैं दो ही मासेस पार्टिकल के बारे में बात करूं तो यहां पे आई कैप बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। तो अगर मैं एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दूं, ये डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा उसका 1 होता है, यूनिटी, इसलिए मैंने यहां पे, ठीक है ना। और बेसिकली ये तो एक लॉजिकल बात हो गई। अगर लॉजिकल बात ना देखी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, x, y, z, हाँ या ना। और इन पॉइंट्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये किसके बराबर आप करोगे, आर वेक्टर के। तो भैया ये आर वेक्टर ही तो था, आर सी यू एम कर लो इसको,
ये RCOM ही तो था, इसी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, अगर इसके एक्स वाई जेड थे तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे में टूटे, तो ये पॉइंट यहां पे लिखा और उसी चीज को यहां पे अपन ने लेके भी आ गए, प्रूव भी कर दिया, कोई दिक्कत अभी तक यहां पे क्लियर है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसे, एक और तरीका है देखो लिखने का, एक और तरीका क्या है, थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं मैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था RCOM इज इक्वल्स टू I से 1 से N और MI RI अपॉन समेशन MI, क्या ऐसा लिखा था अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, RCOM बराबर समेशन MI और RI को मैं क्या लिख सकता हूं बेसिकली XI I कैप YI J कैप प्लस ZI K कैप अपॉन समेशन ऑफ MI। मतलब मैं कह रहा हूं इतना बड़ा स्टेप लिखने की जगह में छोटे छोटे में भी आपको वही चीज ला करके दिखा देता। देखो अब एक और बार, तो RCOM बराबर, अब मैं इनको एक एक साथ लूंगा है ना, तो समेशन ऑफ MI XI प्लस समेशन ऑफ MI YI J कैप प्लस समेशन ऑफ MI ZI K कैप। ठीक है ना, तो ये भी क्या बना, अगर इसको और अपन एक्सपेंड करें तो ये क्या बनेगा, RCOM बराबर XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप प्लस ZCOM K कैप। दिख रहा है सबको, विजिबल है पीछे तक, समझ में आए, नोट करो फटाफट से, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा आपको और फिर अपन इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो मैं एक बार और समझाता हूं आपको 3D डिस्क्रीट मास सिस्टम में अपन ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैसे पता करना है। 2 मिनट के लिए सब लोग बहुत ध्यान लगा करके सुनेंगे। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, और अच्छा ये तो पोजीशन वाला हो गया। स्टार्टिंग से अपन देखेंगे, स्टार्टिंग से देखने की जरूरत है। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर मान लो और जेड एक्सिस यहां पे कहीं पे मान लो ऊपर, ठीक है, एक्स वाई और जेड ऐसे ऊपर मान लो, तो यहां बीच में कहीं पे मास होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो XCOM YCOM और ZCOM आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं। जो हमको समझनी थी वो पोजीशन वेक्टर के सेंस में हमको बातें समझनी थी। तो अगर ये ऐसे ही यहां पे कहीं पे बीच में आपको ऐसा मास है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनका पोजीशन वेक्टर है R1 R2 और R3, तो डेफिनेट सी बात है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, और उसकी दूरी क्या बताएगी हमें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि RCOM क्या बताएगा हमें, ये लिख लो, RCOM क्या बताएगा हमें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली यहां पे रेफरेंस एक्सिस क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन यहां पे हमारे लिए रेफरेंस एक्सिस हो गया। तो क्या किया हमने अलग अलग मासेस पे कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए, उन कोऑर्डिनेट को हमने देखा और हमने पहले तो पोजीशन वेक्टर के सेंस में मोमेंट ऑफ मास लगा दिया, तो हमें RCOM मिल गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उसी इक्वेशन को हमने एक्सपैंड किया, ठीक है ना, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, यानी कि M3 R3 वेक्टर, M4 R4 वेक्टर को हमने ऐसे एक्सपेंड किया, नीचे टोटल मास। फिर हमने क्या किया, इंडिविजुअली हमने X Y, अब बेसिकली R1 M1 R1 M2 R2, यहां पे देखो M1 R1 M2 R2 M3 R3, ये सब मिले किससे हैं, बने तो ये अपने अपने कोऑर्डिनेट से हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इनको इनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से ब्रेक कर दिया, तो M1 X1 M1 Y1 M1 Z1 ऐसे ये चेन चलती आ रही है अप टू N, नीचे टोटल मास। इनको भी हमने कैसे लिख लिया भैया, ये सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन बताता है सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड पे, तो ये यहां लिख लिया। आई कैप का फंडा भी समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने पे 1 होना चाहिए।
फिर जो शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा था, अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके नहीं पहुंचना हो, हालांकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उस पर ही बात करेंगे अपन, लेकिन सपोज अगर इतने बड़े अप्रोच पे नहीं जाना हो तो छोटी अप्रोच कैसे देखें, जो समेशन में हमने लिखा था R1 वेक्टर, बेसिकली RI वेक्टर यहां पे माना है, इसके ऊपर वेक्टर लगा लेना, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसे लिख लिया और इसको फिर अपन ने और नीचे ब्रेक कर दिया, M को X के साथ, M को Y और M को Z के साथ लेकर के। अगेन वी आर गेटिंग द सेम, ये और ये दोनों कहानियां सेम है, बस अलग अलग तरह से बोली गई हैं। ओके, बहुत बढ़िया, अगर यहां तक अपने को समझ में आया है तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इस पे बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। बताइए और आंसर बताइए क्या आएगा। बनाया क्या आंसर आ रहा है? हाँ, 3/2 I कैप, देन 1/2 J कैप, 1/2 K कैप। ओके, देखते हैं, चलो यही आंसर आ रहा है क्या? किसी और का कोई और आंसर आ रहा है? सबका यही आंसर आ रहा है? ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है, M1 दे रखा है आपको, M2 दे रखा है और M3 भी दे रखा है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, करना है क्या? मल्टीप्लाई तो करना है इसमें, RCOM बताना है, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मैंने बोला था ना क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है। अब ये क्वेश्चन आपको R1 R2 और R3 तीनों X Y Z एक्सिस की फॉर्म में बेसिकली इक्वेशन में आपको दे दिए हैं, तो आपको यहां पे ऐसे देखना पड़ेगा, है ना। चलो, so M is 1 into I cap plus 4J cap plus K cap, then M2 is 2 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? I cap plus J cap plus K cap, then M3 is 3 और ये कितना है? 2I cap minus J cap माइनस 2K कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 + 2 is 6, 6 and 7, ठीक है। और 6 होगा ना यार, 7 कहां से होगा? 6। चलो इसको सॉल्व कर लो। अब कितना हुआ ये? I कैप प्लस 2I कैप प्लस 6I कैप, देन 4J कैप प्लस 2J कैप, देन माइनस 3J कैप प्लस K कैप, नीचे लिख लेता हूं इसको मैं, K कैप प्लस 2K कैप, देन माइनस 6K कैप, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय 6। ये RCOM निकाल रहे हैं अपन, है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कितना आ गया? 8 9, यानी कि 9I कैप, 6 माइनस 3 इज 3J कैप, 3 और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3K कैप अपॉन 6, यानी कि ये कितना हो गया? 3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस 1/2 K कैप, ठीक है। तो ये आपका यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो गई बहुत ही इजी वे में। तो अगर आपको मासेस दे रखे हो और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर आपसे कोई भी चीज पूछी जाए
तो अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आपको R1, R2 और R3 वेक्टर दे दिया। इसका मतलब x, y और z कोऑर्डिनेट में आपको इक्वेशन दे दी गई है ना। दिस इज x1, अच्छा R2 है ये, तो x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप एंड द सेम गोज फॉर R3 एंड R1। ऐसे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सीधा क्वेश्चन था ये। यहां पे आपको इक्वेशन दी हुई थी। अगर आपको इक्वेशन नहीं दी होती और आपको कोऑर्डिनेट दिए होते तो आप क्या करते, कोऑर्डिनेट से पहले R1, R2, R3 में इक्वेशन बनाते और फिर करते सॉल्व, है ना। और अगर ऐसा भी नहीं करना था तो हर एक कोऑर्डिनेट पे पहले XUM फाइंड आउट करते, फिर YCUM, फिर ZCUM और फिर करते आगे बात, है ना। दो तीनों को ऐड करते तो RCUM आता। तो अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। चलो आगे अगली हेडिंग लेते हैं अपन, क्योंकि अब जो अपन पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालिए पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में रखा था। डिस्क्रीट में लीनियर डिस्क्रीट, प्लेनर डिस्क्रीट एंड 3D डिस्क्रीट, हम तीनों ही पढ़ चुके हैं, है ना। पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम मैं और पढ़ा रहा हूं एक और आपको। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जिसमें रॉड, है ना, स्फीयर, सेमी सर्कल, ये सब चीजें हम इन्वॉल्व करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री और उनके सेंटर ऑफ मास पता करने की कोशिश करेंगे। तो उनका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। ओके, रिवीजन कर लेना का मतलब थोड़ा पढ़ के आना, है ना। हाँ, मुझे पता है बेटा पहली बार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देख करके आना, ठीक है। चलो अब ये पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसको समझने में एक्चुअली। सपोज ये M1 मास है और ये M2 मास है, और इन दोनों के बीच की दूरी R बोल दिया मैंने। कितनी दूरी बोल दी? R। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुश्किल से 5-10 मिनट का और है। सब लोग ध्यान लगा करके देखें, ये समझ में आ गए तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे चुटकियों में। ओके भाई, तो दो मासेस है M1 M2, इनके बीच की दूरी R है। ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा M1 और M2 का, अब देखो अपन N पे नहीं जा रहे हैं, N नंबर ऑफ पार्टिकल पे नहीं जा रहे हैं। हमने क्या किया, दो पार्टिकल लिए और उनको ऐसे जोड़ा हुआ है। तो अब जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो लेट से मान लिया हमने कि भैया सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मान लिया, ठीक है ना। आपने बोला और मैंने मान लिया। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? R1 मान लिया, ओके। तो यहां से यहां तक की दूरी R2 मान ली। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 बराबर R है। कोई तकलीफ यहां तक किसी भी बच्चे को? R1 और R2 किसके बराबर हो गया? R के, ठीक है ना। अब ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात हो गई। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएं, अभी तो क्या है मैंने बोल दिया, अभी ये तो क्या है मैंने बोल दिया कि भैया सेंटर ऑफ मास यहां पे है और सेंटर ऑफ मास की यहां से दूरी R1 है और M2 से दूरी R2 है, ये तो मैंने बोल दिया। लेकिन अगर यही बात आपको मैं बोल दूं फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अगर यही चीज मैं आपको फाइंड आउट करने को बोलूं तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस की एक ट्रिक होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रिक। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, ऐसे केसेस में किसी भी एक मास को ओरिजिन पे कंसीडर कर लो। क्या करो? किसी भी एक मास को ओरिजिन पे कंसीडर कर लो। यानी कि अगर मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने बोल दिया
ओरिजिन बोल दो या रेफरेंस एक्सिस बोल दो, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर लाइन को मैंने क्या बोल दिया, एक रेफरेंस एक्सिस, यानी कि मुझे कोई ना कोई एक मास उस रेफरेंस एक्सिस पे लाना ही होगा किसी भी हालत में। तो मैंने क्या किया, एक रेफरेंस एक्सिस ऐसे डाल दी। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यार चलो मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका मोमेंट कैलकुलेट करूं, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालनी हो, तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, अब देखो ये पोजीशन तो क्या होगी, ओरिजिन या रेफरेंस एक्सिस, तो यहां तो बात क्या आ गई, 0। और ये कितनी लंबी है, क्या इसकी लेंथ r है, यानी कि ये कितनी लंबी है, यहां से लेकर के यहां तक r पे आ रही होगी ये। तो अगर इसका मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं तो बेटा क्या होगा, इसका मोमेंट m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने क्या निकाला, बेसिकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये तो मुझे 0 होते हुए दिख गया, तो RCOM मुझे कितना मिला, m2r अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो आपके कंसेप्ट की बात आती है, आपको कितना समझ में आ रहा है, दिमाग खोल के सुनना। RCOM बराबर आया है m2r अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब आपने ओरिजिन क्या माना है, मतलब आपने रेफरेंस एक्सिस क्या मानी, ये। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए बोल दूं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y और ये, तो आपने जो मास है वो तो x एक्सिस पर बिखेरा हुआ है और y एक्सिस को आपने रेफरेंस माना है, ठीक है ना। और ये आपका सेंटर ऑफ मास यहां RCOM कुछ ये आया है। तो ये जो RCOM आया है अभी आपका, ये RCOM जो अभी आपका आया है, ये किससे आया है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अगर मैं x और y बोल दूं यहां पे, भाई ये अगर मैं बोल दूं x है और अगर ये मैं बोल दूं यहां पे y एक्सिस है, तो ये जो RCOM आया है ये आपकी दूरी किससे आई है, y एक्सिस से दूरी आई है। यानी कि आपने क्या कैलकुलेट किया है, R1। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, दिस इज इक्वल्स टू R1, और ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या कैलकुलेट किया, मुझे पता था 2 मासेस हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं कहीं बीच में होगा, तो उसको पता करने के लिए मैंने इस पे मोमेंट लगाया है ना, मोमेंट ऑफ मास लगाया। तो अगर मैंने y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस माना है, तो y एक्सिस से कितनी दूर है मेरा सेंटर ऑफ मास, ये मुझे यहां पे पता चला। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, R1, यानी कि मुझे ये R1 डिस्टेंस पता चल गई। R2 निकालना अब कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है क्या अब R2 निकालना। हम क्या करेंगे, सर R माइनस R1 कर दो, R2 आ जाएगा। लो भाई, आपने बोला और मैंने किया, R माइनस R1 ये क्या आ जाएगा, R2। ये लिखा था ना अभी अपन ने, R1 प्लस R2 बराबर क्या है, R है। तो ऑब्वियस सी बात है, R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R में से R1 माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई, R1 की वैल्यू कितनी आई, m2r अपॉन m1 प्लस m2। ले लो भाई एलसीएम ले लो, m1r प्लस m2r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, m1r अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या आ गया अपना R2। आया समझ में। तो हमको अब पता चल गया, ओके दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास, इसकी y एक्सिस से दूरी R1, इसकी m2 से दूरी R2। तो आप लिख सकते हो R1 बराबर, R1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम M1। मैं यहां पे लिख देता हूं, R1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 मास। R2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2। तो हमने बेसिकली 2 अलग अलग मासेस पढ़े थे, 2 पार्टिकल सिस्टम था, बीच में कहीं पे मास था। हमको पता चल गया ओके ये पार्टिकल है, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो हमने इसको अगर ओरिजिन माना तो यहां से यहां तक की दूरी पता करी, टोटल लेंथ में से यहां तक की दूरी माइनस करी, तो ये इतनी लेंथ हमारे पास आ गई। ये बेसिकली हमने अभी तक किया है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो इसमें कुछ ऐसे हिडन कंसेप्ट्स हैं जो आपको बुक में देखने के बाद भी समझ में नहीं आते, लेकिन हम उनको समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही इजी वे में, और उसकी शुरुआत में करना चाहता हूं एक एग्जाम्पल लेकर के।
चलो लेट्स से कि हमने एक एग्जांपल लिया और ठीक है, सपोज ये मासेस हैं और बराबर हैं, है ना, एक बॉल छोटी एक बॉल बड़ी ऐसे लग रहा है, लेकिन ये सब बराबर हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि लेट्स से कि ये 3 kg का है और ये 2 kg का है, और इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, हमारा कंसेप्ट बोलता है कि सर सबसे पहले तो एक मास को ओरिजिन पे ले लो, है ना। तो सर लो, आपने बोला और मैंने किया, ये लो, जैसे ऐसा आप बोलते जा रहे हो वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूं। आपने बोला ओरिजिन डालो, डाल दिया, यानी कि एक रेफरेंस एक्सिस मैंने ले ली। बहुत बढ़िया सर। तो यानी कि ये 0 और 0 से गाड़ी कहां तक जा रही है, 50 तक, क्योंकि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। ओके, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं बीच में होगा, या तो इधर हो सकता है इधर हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी किधर है, लेकिन होगा यहीं कहीं। अब मेरे को दूरी पता करनी है, तो भाई मैंने क्या किया, वही इस वाले मास से R1 मान लिया और इस वाले मास से इसकी दूरी R2 मान ली। तो हमें पता है R1 का फॉर्मूला, R1 क्या बोलता है, M2R अपॉन M1 प्लस M2। तो भाई M2 कितना है, क्या बेटा ये अगर इसको मैं M1 बोल सकता हूं तो क्या इसको मैं M2 बोल सकता हूं ना। सो 2 इंटू 50 अपॉन 3 प्लस 2 इज 5, सो दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने ये पता कर लिया कि इस ओरिजिन से ये जो सेंटर ऑफ मास है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये यहां पे, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। अरे भैया टोटल दूरी तो 50 है, तो R2 कितना होगा भैया, R2 बराबर कितना हो गया, R माइनस R1, यानी कि 50 माइनस 30 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 50 माइनस 20 इज 30 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, R2 आ गया। तो इस मास से भी दूरी पता चल गई, इस मास से भी एक दूरी पता चल गई। ये 2 पार्टिकल सिस्टम होता है, जो वहां वेरिएबल के फॉर्म में देखा वो वहां न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने यहां देख लिया। अब कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ये होता है कि सेंटर ऑफ मास इन 2 पार्टिकल सिस्टम डिवाइड्स द लेंथ इन द अपोजिट रेशियो ऑफ देयर मासेस। क्लियर है ये वाली बात, समझ में आई जो मैं बोल रहा हूं। 2 पार्टिकल सिस्टम में जहां पे सेंटर ऑफ मास आता है वो एक ऐसे पॉइंट पे आता है कि वो लेंथ को जो डिवाइड करता है वो उसके अपोजिट मासेस का रेशियो होता है। नई बात समझ में आई होगी बोलने पे, देखने पे समझो। पहले मैं लिख देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास in 2 particle system divides the length into the ratio of their opposite मासेस। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे 20, यहां 30, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, ये मैंने क्या किया, R लेंथ को डिवाइड कर दिया R1 और R2 में। बहुत बढ़िया। इसका जो रेशो होगा ये इनके मासेस के रेशो के अपोजिट होगा, यानी कि 1 अपॉन है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहां पे इसको मैं लिखूंगा M2 और इसको लिखूंगा क्या मैं M1। यानी कि जो R1, अब यहां पे देखो R1 कितना है अपने पास 20 और R2 कितना है 30। अब गौर से देखो M2 का मास 2 होगा, बहुत बढ़िया 2 है, और M1 का कितना है 3 है। तो ये भी अगर कैंसिल आउट होंगे तो 2/3 बराबर 2/3। तो हमारी जो हमने बात बोली वो सेटिस्फाई हो गई। यहां पे बहुत बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, देखो दोबारा ध्यान से, जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको समझ लो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लेंथ
इंटू अपोजिट रेशियो ऑफ देयर मासेस, यानी कि ये 2 किलो का था, ये 3 किलो का था, तो इसने लाइन को कैसे तोड़ेगा, ये लाइन को तोड़ेगा कैसे रेशो में, वही 2:3 में, ठीक है। तो यहां पे 2 था, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई 2 और ये 3, तो 2:3 में इसने लाइन को डिवाइड किया, यानी कि मासेस के उल्टा। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, ये वाला पार्ट रब कर दूं मैं यहां पे, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बेसिकली आर जो कि लेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कुछ ना कुछ कांस्टेंट यहां पे मुझे वेरिएबल लिखना पड़ता है, और हम जानते हैं कि हम इस वेरिएबल को ऐसा रखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो, तो यानी कि m इंटू आर बराबर कांस्टेंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं m1r1 बराबर m2r2, ठीक है, या m1r1 प्लस m2r2 जो भी, ठीक है, ऐसे अपन आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, यहां तक पहले बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? हमने एक ही कंसेप्ट देखा अभी तक 2 पार्टिकल सिस्टम में कि अगर ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा ये इस लेंथ को ऐसे डिवाइड करेगा कि इनके मासेस का रेशो होगा, यानी कि हमने क्या बोला, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। तो इसको और देखो सॉल्व अगर करना हो तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं R1 अपॉन R2, तो ये क्या होगा 1 अपॉन M1 अपॉन M2, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू M2 ऊपर आ जाएगा और नीचे M1 होगा। तो देखो ये जो बात मैंने यहां लिखी है, क्या यही बात यहां आ रही है, क्या यही बात यहां आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो लेंथ R क्या है, R इसको RCOM बोलो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, है ना। काफी बुक्स में केवल R होता है, इसको RCOM लिखो। RCOM क्या है, बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे उस लेंथ को अपन ने डिवाइड किया 2 भागों में, है ना। एक तो रेफरेंस एक्सिस से दूरी पे वो कितना सेंटर ऑफ मास है, बेसिकली ऐसे ही डिवाइड किया अपन ने ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये RCOM ये वाला पॉइंट हो गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मासेस के। तो हमने इसी बात को कैसे बोला, देखो अगर ऐसे जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। एक लाइन में समझो, सेंटर ऑफ मास इस लाइन को ऐसे डिवाइड करता है कि इनके मास के रेशो, मतलब अपोजिट मास के रेशो के बराबर होता है वो, ठीक है ना। चलो एक और चीज, एक और पॉइंट होता है। अब देखो अगर मैं क्या करूं यहां पे, अभी तो क्या मासेस अलग अलग है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है। अगर मैं दोनों को इक्वल मास का कर दूं तो सेंटर ऑफ मास क्या बीच में आ जाएगा। यहां पे देखो, इधर देखो, ये M1 है, ये M1 है। अभी मैं अगर इसको M कर दूं और इसको भी अगर M कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि अब सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तो आप क्या करोगे, सर पहले मैं R1 फाइंड आउट करूंगा, यानी कि ओरिजिन से यहां तक की दूरी। तो आप क्या करोगे, MR अपॉन 2M, तो कितना आ गया R/2, ठीक है। आपने जब R2 फाइंड आउट किया तब आपने क्या किया, R1 इंटू R, यानी कि कितना हो गया, फिर से वही MR अपॉन 2M, और ये भी कितना आ गया R/2। यानी कि अगर ये टोटल R लेंथ की थी तो आपने फिर क्या बोला कि सर बिल्कुल इनके एग्जैक्ट सेंटर पे यहां पे सेंटर ऑफ मास आएगा और वो R/2 लेंथ यहां से भी होगी और यहां से भी R/2 लेंथ होगी, अगर मासेस बराबर हैं तो, ठीक है भाई। मैंने भी बोल दिया कि हाँ भाई सही है, अगर M1 और M2 बराबर होंगे तो R1 और R2 भी बराबर होंगे। भाई R1 भी R/2 आ रहा है और R2 भी R/2 आ रहा है, तो ये वाली बात भी एक रूल हो गया। M1 अगर M2 के बराबर हुआ तो R1 और R2 भी बराबर होंगे, और किसके, 1/2 के, R/2 बोल दो, ठीक है। एक और बात, सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट उसके पास शिफ्ट हो जाता है। बोल दिया मैंने, आपने सुन लिया, लेकिन इस पॉइंट को भी हमें याद नहीं करना है, ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी हमें समझना है। तो अगर नोट कर लिया हो तो मैं अभी हाथों हाथ समझा देता हूं इसे। ये सब यहां पे नोट कर लिया था आपने, इधर भी, चलो तो इधर का पार्ट रब कर रहा हूं मैं।
तो अभी हमने क्या देखा, m1 m2 सेंटर ऑफ मास, ये लेंथ r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r2। और फटाफट से देखो r1 बराबर क्या देखा, m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 बराबर क्या देखा, m1r अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले अभी हमने देखे टू पार्टिकल सिस्टम में। अब देखो जैसे जैसे इस इक्वेशन का मतलब देखो, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, यहां पे हमने अभी देखा था लेंथ और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे जैसे मैं r1 को इंक्रीज करूंगा तो m2 डिक्रीज होगा। ओ यहां पे क्या है, ऑल्दो r और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो थे, लेकिन अगर इस इक्वेशन के हिसाब से चलें अपन यहां पे r1 और m2 के, तो देखना ये r1 जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहां पे m2 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। वो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो अपन ने क्या बोला था, r COM के लिए बात बोली थी अपन ने, है ना। तो r COM के लिए बात नहीं कर रहे, अभी अपन केवल r1 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, है ना, जहां पे अपने को क्या देखना है कि ये बढ़ता है तो m2 भी बढ़ता है। अब देखो अगर मैं r1 को घटाता हूं तो m2 भी घटेगा, ये इस इक्वेशन के मतलब हो गए। अब इधर देखो, अगर यहां पे मैं r2 को इंक्रीज करूंगा तो m1 इंक्रीज होगा, अगर मैं r2 को डिक्रीज करूंगा तो m1 भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये वाली बात यहां पे अपने को समझ में आती है। इसके क्या मतलब हुए, देखो सबसे पहले इसका देखते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हेवियर साइड ऑफ मास। हम इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उस मास के पास में मिलेगा जहां पे मास ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ये भी क्वेश्चन देखा, यहां पे 3 किलो था, यहां 2 किलो था, तो देखो सेंटर ऑफ मास की दूरी ज्यादा मास से कम थी। सेंटर ऑफ मास की दूरी देख रहे हो यहां पे, ये ज्यादा मास का है, 3 किलो का और ये 2 किलो का है, तो ये 3 किलो के पास में है और 2 किलो से दूर है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एक ऐसे पॉइंट के पास में आएगा, ऐसे मास के पास में आएगा जिसमें मास ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू द अदर। इसी बात को हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो R1 हमें पता है ना, R2 भी हमें पता है, हमारे जो नेम है वो चेंज नहीं हुए। R1 का मतलब क्या है, रेफरेंस एक्सिस से दूरी, और R2 का मतलब क्या है, M2 से दूरी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है ना। ये R लेंथ की मैंने एक लाइन ली और मैंने क्या बोला, M2 बढ़ रहा है, ये M2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो M2 को मैंने बड़ा बना दिया। तो अगर M2 बढ़ रहा है और लेट से कि यहां पे M1 है ना, अगर M2 बढ़ रहा है तो R1 बढ़ेगा, और R1 कहां से होता है, अगर ये अपनी रेफरेंस एक्सिस है, हालांकि ये कोई समझाता नहीं है और मुझे भी आपको समझाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी अपन पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि कैसे होता है, बहुत इजी है ऐसे तो ये रेफरेंस एक्सिस है, तो रेफरेंस एक्सिस से R1 ज्यादा होगा, क्योंकि M2 ज्यादा है तो R1 भी ज्यादा होगा। तो ये लो भाई, R1 हो गया यहां से लेकर के यहां तक, M2 ज्यादा तो R1 ज्यादा। अगर R1 ज्यादा है तो हमको दिख रहा है कि भाई R2 जो यहां से यहां तक की लेंथ है R2, ये R1 के कंपेयर में बहुत छोटी है। अगर R2 छोटी है तो हम इसके बारे में सोचेंगे, अगर R2 छोटा तो M1 भी क्या होगा, छोटा, इसलिए मैंने M1 को छोटा बनाया यहां पे। और यहां से हमको क्लियर हो गया कि ये मास M2 जो है यहां पे, M2 इज ग्रेटर देन M1 एंड R1 इज ग्रेटर देन R2। ये एक केस हो गया। एक और चीज देखो इसमें, एक और केस देखो,
ठीक है, अगेन एक आर लेंथ की लंबाई है अपने पास यहां पे, और अभी मैंने ये मान करके चल रहा हूं कि मेरा जो M1 मास है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर M1 बहुत बड़ा है तो अगर M1 बहुत बड़ा है तो R2 बहुत बड़ा होगा, और R2 कैसी डिस्टेंस है जो कि M2 से स्टार्ट होती है और सेंटर ऑफ मास की तरफ आती है, ठीक है भाई। तो R2 मान लो दूसरा कहीं यहां पे कहीं पे होगा, तो R2 यहां से चालू हुई और ये बड़ी है तो ये यहां तक आ गई। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो R1 होगा ये छोटा होगा किससे, R2 से। अगर R1 छोटा है तो R1 छोटा है तो M2 भी कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसीलिए हमने क्या किया, इस M2 को हमने थोड़ा सा छोटा बनाया। तो यहां पे क्या है, M1 बड़ा है और M2 छोटा है, ठीक है। ऐसे लॉजिक आपको पता होने चाहिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कई बार क्वेश्चंस को हमें देख करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ अब ये। तो हमने टू पार्टिकल सिस्टम में 3 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ी, बताइए, सबसे पहली बात क्या पढ़ी हमने कि सेंटर ऑफ मास, अगर ये वाला मास और ये वाला मास दोनों mm मास पे हैं तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक है। और हमें रेफरेंस एक्सिस किसी भी एक मास पे माननी पड़ती है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड द हैवियर साइड, यानी कि जो भी मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी के पास में होगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस छोटी और ये बड़ी, इधर ये वाली छोटी और ये बड़ी, इसके पास में होगा। एक और चीज हमने पढ़ी थी, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन इन द अपोजिट रेशियो ऑफ देयर मासेस, यानी कि ये M1 है ये M2 है, ठीक है ना। तो ये वाला रेशो क्या होगा, ये वाला रेशो ये वाले मास के बराबर, ये वाला रेशो इस वाले मास के बराबर। अभी इसके ऊपर अपन ने एक एग्जांपल भी यहां पे देखा था, ये बेसिकली अपन ने देखा है। चलो यहां तक नोट करो, फिर इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं और आज का लेक्चर यहां पे फिर एंड करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इस एग्जाम्पल से हम अपनी सारी की सारी बातें रिकॉल करेंगे जो अभी हमने टू पार्टिकल सिस्टम में पढ़ा है। सो दिस इज 1 किलो एंड दिस इज 2 किलो। तो क्वेश्चन को देखते से मुझे समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास 2 किलो के पास में होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने एक बात समझी है कि जिस ब्लॉक का मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसके पास में होता है। बहुत बढ़िया। लेंथ अगर देखी जाए तो ये 3 मीटर का है। तो जब मैंने टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ने की सोची तो मैंने सबसे पहली बात क्या कही थी कि मुझे ओरिजिन डालनी पड़ेगी किसी भी एक मास पे। तो लेट्स से कि मैं यहां पे मैंने अपनी एक ओरिजिन या रेफरेंस एक्सिस मान ली। बहुत बढ़िया। तो दिस इज x बराबर 0, दिस इज x बराबर 3, लेट दिस बी x एक्सिस एंड लेट दिस बी y एक्सिस, ठीक है ना। x और y हम ऐसे मान सकते हैं, ओके। तो अभी क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास, यानी कि R1 और R2 है ना। तो क्या पता करूं मैं, अगर मैं बोलता हूं कि सेंटर ऑफ मास यहां है तो यहां से यहां तक की दूरी R1, यहां से यहां तक की दूरी R2, कुछ भी एक पता कर लो, दोनों में से एक भी। लेट से R1 पता किया तो क्या होता है वो, उसका फॉर्मूला M2R अपॉन M1 प्लस M2। M2 कितना है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये M1 है और ये M2 है तो M2 कितना है बेटा 2, R कितना है 3 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 2 + 1 6/3, यानी कि 2 मीटर R1 आ गया। यानी कि मुझे क्या पता चल गया कि R1 कितना है 2 मीटर, टोटल 3 मीटर है
और फिर ये कितना होगा, 1 मीटर होगा। और देखो अगर 2 मीटर आ रहा है, अगर 2 मीटर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2 किलो के पास में होगा। तो लेट्स से कि यहां तक R1 है और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये R2 होगी और ये कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। 3 - 2 इज 1 मीटर। तो यहां पे कहीं पे RCOM है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी रिकॉल कर लो, ठीक है ना, कि लेंथ को कैसे डिवाइड करता है, अपोजिट रेशियो ऑफ मासेस में। तो ये 2 किलो है तो इसके अपोजिट वाली लेंथ ये है, तो यानी कि इधर 2 होना चाहिए, इधर कितना है 1, तो इधर 1 होना चाहिए। देख लेना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भैया चेक किया, R1/R2 बराबर M2/M1, ये लेंथ को डिवाइड किया और ये अपोजिट रेशियो इन द मासेस, ठीक है। R1 कितना है भैया मेरे पास 2, R2 कितना है 1, बहुत बढ़िया। M2 कितना है 2 और M1 कितना है 1, हो गया भैया 2:1, सही है, 2:1 आ गया, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई और हैवियर मासेस की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है, ये भी क्लियर हो गया। R1 R2 की इंडिविजुअल वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव सीन इन 2 पार्टिकल सिस्टम। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? आज अपन ने 3 बातें पढ़ी हैं, प्लेनर डिस्क्रीट सिस्टम, 3D डिस्क्रीट सिस्टम और 2 पार्टिकल सिस्टम। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से कंटीन्यूअस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, एंजॉय योर लर्निंग पार्ट।